और महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सेना के भारी नुकसान को देखते हुए रूस ने सैनिक भर्ती का बड़ा ऐलान कर दिया है। रूस अगले महीने तक 4 लाख सैनिकों की भर्ती करेगा। इसके पहले सैनिक भर्ती के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए थे। इस बार सैनिक भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के तहत होगी। कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव नजदीक होने की वजह से पुतिन किसी तरह के असंतोष का सामना नहीं करना चाहते हैं। तो सैनिकों ही नहीं, रूस के पास हथियारों की भी भारी कमी की रिपोर्ट सामने आ रही है। रूस के हथियार फैक्ट्री के मालिकों को सरकार ने प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश तक दे दिया है। प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाने वाले फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की बात कही जा रही है। जमीन पर नहीं, आसमान में भी नहीं, समंदर में भी नहीं, हार और जीत बस कुछ दिन और। महायुद्ध की दिशा बदल गई तो यूक्रेन नहीं हारेगा। तो पुतिन की यूक्रेन विजय की कामना अधूरी रह जाएगी, तो ज़ेलेंस्की की युद्ध क्षमता जीत जाएगी, क्योंकि रूस के पास अब इतने हथियार ही नहीं बचे कि वो महायुद्ध को जारी रख सके। इसका मतलब बहुत भयावह है। सीमा पर सैनिक होंगे लेकिन उनके हाथ खाली होंगे। उनके पास ना गोले होंगे, ना मिसाइलें होंगी, ना बंदूकें होंगी, ना मशीन गनें होंगी, क्योंकि रूस का हथियार गोदाम खाली है। इस लेवल पर खाली है कि इसे तुरंत देश की हथियार फैक्ट्रियों ने नहीं भरा तो उनके मालिकों को देशद्रोही करार कर गोली मार दी जाएगी। पुतिन के बहुत खास दिमित्री मेदवेदेव को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि रूस के पास जंग के लिए कितना जखीरा बच गया है, जिसकी डिटेल आपको आगे दिखाते हैं। Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Точка. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Точка. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, запятая. हथियार से सिर्फ रूस के गोदाम खाली नहीं है, बल्कि ज़ेलेंस्की के पास भी जखीरे की सख्त कमी है। इतनी कि यूक्रेन के पायलट सोवियत संघ युग के हेलीकॉप्टर से काम चला रहे हैं। 40 साल पुराने इन हेलीकॉप्टर की बदौलत ज़ेलेंस्की जंग कैसे जीतेंगे, लेकिन इसकी डिटेल आगे। पहले रूस के स्टालिन काल के नियमों को लागू करने की नीति को विस्तार से समझ लेते हैं। रूस के पास हथियारों की कमी का सबसे ताजा उदाहरण बखमूत में पुतिन के लिए लड़ रहे वैगनर चीफ की अपील है। रूस के पास हथियारों की कमी। सबूत नंबर 1, वैगनर चीफ ने पुतिन से डायरेक्ट अपील की है कि उनके सैनिकों के पास हथियार नहीं है। सबूत नंबर 2, हथियारों के निर्माण को बढ़ाने को रूसी राष्ट्रपति ने तत्काल आवश्यक बताया था। सबूत नंबर 3, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के पास मिसाइलों की कमी है। सबूत नंबर 4, कुछ महीने पहले रिपोर्ट्स आई कि रूस रोजाना यूक्रेन पर 40,000 गोले दाग रहा है। सबूत नंबर 5, पश्चिमी मीडिया में ऐसी कई रिपोर्ट आ चुकी हैं कि रूस अब युद्ध में 70 साल पुराने टैंकों को उतार रहा है। लिहाजा हथियार निर्माण बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प है और यह काम हथियार फैक्ट्रियां ही करेंगी। नहीं की तो उनको अंजाम भुगतना होगा।
окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, запятая, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Точка. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, запятая, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали. दिमित्री मेदवेदेव इस वक्त रूस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी हैं। पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं और युद्ध के ऐलान के बाद पुतिन के सबसे करीबी में गिने जा रहे हैं। इससे पहले रूस ने दावा किया कि उसने अपने हथियारों का निर्माण पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। हथियार फैक्ट्रियों में दिनों रात काम चल रहा है। दूसरा तथ्य ये है कि रूस ने अपने 45% के करीब टैंक युद्ध में खो दिए हैं। आलम यह है कि अब रूस को 40 साल पुराने अपने सोवियत दौर के टैंकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सवाल तो बनता है कि दुनिया के सबसे बड़े परमाणु भंडार वाले देश रूस में हथियारों की कमी कैसे हो गई? क्या दावों के मुताबिक रूस के पास हथियारों का जखीरा था ही नहीं, या महायुद्ध ने रूस के हथियार गोदाम खाली कर दिए, या रूस ने सोवियत काल के 70 साल पुराने टैंकों को भी काउंट कर हथियारों की संख्या बताई थी, जिसका नतीजा है कि यूक्रेन रूस के टैंकों का कब्रगाह बन गया है। युद्ध की शुरुआत से ही रूस के टैंकों को ज़ेलेंस्की की मिसाइलों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया। रूस के टैंकों की बर्बादी जिस लेवल पर हुई उस लेवल पर प्रोडक्शन नहीं हुआ, जबकि युद्ध के एक्सपर्ट बताते हैं कि आर्टिलरी वॉर है, यानी जमीन पर लड़ी जाने वाली, और उसमें टैंक से बेहतर विकल्प भला क्या होगा। लेकिन रूस के पास टैंकों की भारी कमी है। एक तो ये टैंक यूक्रेन की सर्दी में बहुत मारक नहीं रह गए। दूसरी बात ये कि इन टैंकों की बनावट से भी इनका बहुत नुकसान हुआ। तीसरी बात ये कि रूस के टैंकों की बर्बादी का कारण उनकी पिछड़ी तकनीक भी बताई गई। कारण जो भी रहे, रूस के टैंक उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। ज़ेलेंस्की दावा करते हैं कि उन्होंने रूस को 1 साल में नुकसान पहुंचाया है। ये नुकसान रूस को इसलिए भी हुआ क्योंकि रूस की सेना के पास लड़ाई के लिए कारगर हथियारों की कमी थी। युद्ध में जूता और हेलमेट भी हथियार होते हैं, और रूस की सरकार पूरे तौर पर अपने सैनिकों को ये भी सप्लाई नहीं कर पाई। नतीजा सामने है, एक छोटा सा शहर कब्जाने में दम फूल रहा है। रूस के सैनिक पहले कभी शायद ही इस लेवल पर साजो सामान की कमी के शिकार हुए हों, लेकिन यूक्रेन युद्ध में वो थके हुए नजर आ रहे हैं। सवाल है, क्या हथियारों की कमी ने भी रूस के सिपाहियों के हौसलों पर असर डाला है, और इसका परिणाम युद्ध में नजर आ रहा है कि रूस आज 2 कदम आगे बढ़ता है। उस पर कब्जा बनाए रखने के लिए भी उसे नए सिरे से युद्ध छेड़ना पड़ता है, जिसके लिए 60-70 साल पुराने टैंकों को उतारना पड़ता है। T-62 टैंक को 1961 में पहली बार उतारा गया था। T-54 टैंक और T-55 ऐसे ही बाबा आदम काल के टैंक हैं। पुतिन के पास इन बूढ़े टैंकों से ही काम चलाने के अलावा कोई चारा नहीं है। 1 साल में पुतिन ने इतना खोया है कि उसकी गिनती रूस भी कभी नहीं करना चाहेगा। रूस के 300 फाइटर जेट और 6300 से ज्यादा हथियार बंद वाहन तबाह हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में रूस के 1700 टैंक और यूक्रेन के 500 टैंक तबाह हुए हैं। यूक्रेन की माने तो 1,30,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। इतने नुकसान की रूस ने कल्पना भी नहीं की थी। इस नुकसान के बाद भी पुतिन ने प्रण किया है कि वो यूक्रेन में युद्ध जारी रखेंगे। सच पूछिए तो पुतिन के पास दूसरा रास्ता भी नहीं है। पुतिन के पीछे लौटने का मतलब होगा कि शीत युद्ध के बाद रूस की सबसे बड़ी हार, और रूस की हार का सेहरा ज़ेलेंस्की के माथे नहीं बंधेगा, ये बाइडन के सिर पर सजेगा कि नाटो की ताकतों ने रूस को हरा दिया। यूरोप वाला ज़ेलेंस्की जीत गया। Про те, що кожна година на полі бою має значення, затягування із постачанням далекобійних ракет для України вже значне. І це не дає нам можливості відкинути позиції російських терористів, зокрема від Херсону, від Запоріжжя і інших наших міст, які постійно обстрілюються російськими далекобійними ракетами. Лише вчора, лише у нашому Запоріжжі ракети російських терористів влучили по звичайних багатоповерхівках. Десятки сімей залишились без дому, багато поранених. यूक्रेन को हराने के लिए ही नहीं, अपनी ताकतवर पहचान के लिए भी पुतिन को हथियारों की ही जरूरत है।
जबकि कहा जा रहा है कि जिन देशों से रूस ने हथियार बेचने का सौदा किया है, रूस उन देशों को भी टाइम से हथियार सप्लाई नहीं कर पा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल है। पुतिन की नजर और रूसी फौज की ताकत पर संदेह करने से पहले रूस के हथियार डिपो की एक्चुअल रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। रूस के पास कुल 400 परमाणु हथियारों से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों में कुल 1185 परमाणु वॉरहेड को तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा रूस परमाणु हथियारों से लैस 10 परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बियों को ऑपरेट करता है। इन पनडुब्बियों में 800 परमाणु वॉरहेड को तैनात किया जा सकता है। वहीं रूस के पास 60 से 70 परमाणु बम वर्षक विमान भी हैं, जो दुनिया में कहीं भी हवा के जरिए परमाणु हमला कर सकते हैं। इन आंकड़ों की प्रामाणिकता संदेह से परे नहीं है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन ने कुछ भी हासिल नहीं किया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पुतिन इस युद्ध में अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं। हथियार की कमी के कारण देश की हार वो कभी कबूल नहीं कर सकते। लिहाजा फैक्ट्री मालिकों को प्रोडक्शन ना बढ़ाने पर जान से मारने की धमकी मामले की गंभीरता का गवाह है। हालांकि हथियारों की कमी सिर्फ पुतिन के पास नहीं है। हथियारों की कमी ज़ेलेंस्की के जवानों के सामने भी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर खड़ी है। रूस सोवियत काल के टैंक इस्तेमाल कर रहा है, तो ज़ेलेंस्की भी सोवियत काल के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हालात तब हैं जब अमेरिका से लगातार हथियार मिल रहे हैं। नाटो देश खुलकर हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। यूक्रेन को रूस के छोड़े टैंकों और हथियारों से भी मदद मिल रही है। लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन भी हथियारों की कमी से दो चार हो रहा है। जिस स्तर पर युद्ध चल रहा है, उस स्तर पर हथियारों की सप्लाई नहीं हो रही है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि युद्ध की प्रचंडता पर हथियारों की कमी का कोई असर नहीं दिख रहा। रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। दिमित्री मेदवेदेव हथियारों की कमी देखकर भी लगातार परमाणु बम गिराने की धमकी देते हैं। यूक्रेन जैसे अपने से बहुत छोटे से देश को हराने में रूस के छक्के छूट गए हैं। इससे पुतिन की युद्ध नीति पर सवाल उठ रहे हैं। रूस यूक्रेन पर जीत की देरी का कारण इसी हथियार को मानता है। रूस कहता रहा है कि जब तक पोलैंड के रास्ते पश्चिमी देश ज़ेलेंस्की को हथियार सप्लाई करते रहेंगे, तब तक युद्ध का फैसला रुका रहेगा। दिमित्री मेदवेदेव ने ताजा बताया है कि देश 36 लाख मजबूत नाटो सेना के साथ युद्ध में है। वो इस तरह के हाइब्रिड युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं और वास्तव में वो अब इसे छिपाते नहीं हैं। हर युद्ध में फैसला हार जीत से नहीं होता। क्या रूस यूक्रेन महायुद्ध उसी दिशा में बढ़ रहा है? क्योंकि पुतिन या ज़ेलेंस्की सेना चाहे जितनी जुटा ले, उन्हें हथियारों से लैस करने के लिए वक्त चाहिए, तकनीक चाहिए और उस लेवल पर खर्च करने के लिए पैसा चाहिए। एक साल में रूस करोड़ों डॉलर का नुकसान झेल चुका है। यूक्रेन का तो खैर जर्रा तबाह हो चुका है, लेकिन अनंत काल तक यही नहीं चलने वाला। हथियार फैक्ट्रियों की भी प्रोडक्शन की सीमा है।